नमस्कार, आप सभी का जोगटा एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, जोगटा एकेडमी की तरफ से आप सभी के लिए यूट्यूब के माध्यम से इकोनॉमिक सर्वे का डिटेल डिस्कशन किया जा रहा है, जिसमें हम इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर वाइज डिस्कशन कर रहे हैं। तो इसी श्रृंखला में मैं आप सभी के बीच में एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर कर रहा हूँ। इससे पहले की वीडियो में हमने एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर के जो डिफरेंट सब सेक्टर है, जिसमें क्रॉप सेक्टर, हॉर्टिकल्चर, इसको एक्सटेंसिवली कवर किया है, लैंड यूज़ पैटर्न को कवर किया है, उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ थे उनको हमने आपको प्रोवाइड किया है। आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ एक इम्पॉर्टेंट जो सब सेक्टर है एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर का, दैट इज़ एनिमल हस्बेंड्री, उसको मैं डिस्कस करूँगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, जैसे कि आप सभी को पता है, जोगटा एकेडमी की तरफ से जो हमारे जो फाउंडेशन बैच है उनकी डेट को अनाउंस किया गया है। शिमला में 15 मई से ये बैच शुरू हो रहा है और धर्मशाला और चंडीगढ़ की ब्रांचेज़ में 23 मई से ये जो फाउंडेशन बैचेज़ है इनको शुरू किया जाएगा। तो अगर आप इन बैचेज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप टाइमली इसके लिए जो है इनरोल कर सकते हैं और 10% तक का जो डिस्काउंट है उसको अवेल कर सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। तो इसी वीडियो में अगर हम देखें तो इससे पहले हमने हॉर्टिकल्चर सेक्टर को ऑलरेडी कवर किया है। नाउ इससे रिलेटेड या फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ थे इकोनॉमिक सर्वे के, उनको भी हमने आपको प्रोवाइड कर दिया था। नाउ अगेन मैं आपको एक रिमाइंडर देना चाहता हूँ कि आप इन सभी एमसीक्यूज़ को आप खुद से जो है सॉल्व करें। अगेन यहाँ पर सॉल्यूशन के साथ आपको स्क्रीन पर ये प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये चैप्टर 6 में एनिमल जो आपका हॉर्टिकल्चर सेक्टर है और एग्रीकल्चर सेक्टर है उसका जो एमसीक्यूज़ है उनको आपको प्रोवाइड किया गया है। तो अगेन इसी के साथ हम अपना जो डिस्कशन है उसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम एनिमल हस्बेंड्री की बात करें तो ये एक इम्पॉर्टेंट सब सेक्टर है, क्योंकि अगेन आप देखो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री दोनों एक दूसरे को सप्लाइमेंट करने वाले सेक्टर है, बिकॉज इन दोनों का जो भी वेस्ट होता है वो एक दूसरे के काम आता है। जैसे कि अगर हम बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर से जो कुछ भी वेस्ट या फिर जो स्टबल है, हस्क है, वो जो निकलता है उसको हम एज ए फॉडर यूज़ कर सकते हैं एनिमल हस्बेंड्री को सपोर्ट करने के लिए। एंड अगेन एनिमल हस्बेंड्री का जो वेस्ट होता है, बायो वेस्ट होता है, काऊ डंग है या फिर अदर कुछ मटीरियल आ रहा है, उसको हम एज ए बायो मैन्योर यूज़ कर सकते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए, सॉइल को फर्टाइल करने के लिए। अगेन इन दोनों सेक्टर का एक इम्पॉर्टेंस ये भी है, जहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो वहाँ पर क्रॉप सेक्टर हमारे पास है, हॉर्टिकल्चर सेक्टर हमारे पास है। तो ये दोनों जो सेक्टर है, ये दोनों सेक्टर बेसिकली फार्मर को पोस्ट हार्वेस्ट ही इनकम सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। बाकी लीन सीजन में फार्मर के पास कोई निश्चित साधन नहीं है जिससे वो इनकम को जनरेट कर पाए। तो वहीं पर अगर हम एनिमल हस्बेंड्री की बात करें, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज ये एक पेरेनियल सोर्स ऑफ इनकम प्रोवाइड करता है फार्मर को, जिसके तहत फार्मर थ्रू आउट द ईयर फार्मर के पास कुछ ना कुछ जो डेयरी या फिर डेयरी से रिलेटेड जो मिल्क है, चीज़ है, बटर है, ये जो सारे के सारे जो मिल्क प्रोड्यूस है इनको वो मार्केट में ले जाकर सेल कर सकता है। नाउ अगेन अगर हम देखें एनिमल हस्बेंड्री में क्या क्या यूज़ होता है, क्या क्या सेक्टर आते हैं, तो बेसिकली हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो हमारे पास मेनली कैटल, गोट, शीप और बुफलो के साथ साथ पोल्ट्री को रियर किया जाता है, डोमेस्टिकेट किया जाता है टू अर्न द प्रॉफिट। नाउ अर्न द प्रॉफिट, किस तरह से प्रॉफिट को अर्न करोगे? अगेन यहाँ पर अगर हम देखें तो हम शीप को वूल के लिए रियर करते हैं, मीट के लिए रियर करते हैं, गोट को मीट के लिए रियर करते हैं और कैटल को हम बेसिकली मिल्क के लिए रियर करते हैं। वहीं पर बुफलो को भी हम मिल्क के लिए रियर करते हैं। तो कुल मिलाकर जो एनिमल हस्बेंड्री है, लाइफ स्टॉक सेक्टर है, वहाँ पर या तो हम मीट या फिर हम मिल्क या फिर हम वूल, इन सब प्रोड्यूस को के लिए इनको सेल करके प्रॉफिट अर्न करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिकली हम जो एनिमल हस्बेंड्री है, लाइफ स्टॉक सेक्टर है, उसको प्रैक्टिस करते हैं। नाउ अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में इस सेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज हिमाचल प्रदेश में अगर आप देखो हर 20 में से 19 घर में आपको किसी ना किसी प्रकार का लाइफ स्टॉक मिलता है। तो मेनली जो लाइफ स्टॉक हमारे पास है वो काउज और बुफेलोज है। वहीं पर अगर हम एक बात देखें तो इस सर्वे में इकोनॉमिक
प्रॉपर्टी रिसोर्स के बारे में दिया गया है CPR, जो हमारे पास गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों के पास है। तो हमारे पास फॉरेस्ट, वाटर बॉडी, ग्रेजिंग पास्चर्स एज वेल एज एग्रीकल्चरल लैंड को कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स में हमने रखा है। अगेन अगर हम देखें तो लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन, लाइफ स्टॉक सेंसस की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास दिया है कि टोटल इंडिया का जितना लाइफ स्टॉक है उसमें से 0.82% जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। 0.82 बहुत कम मात्रा में हमारे पास लाइफ स्टॉक है। 0.82 टोटल इंडिया की बात की जा सकती है और टोटल लाइफ स्टॉक। और अगर हम पोल्ट्री की बात करें तो टोटल पोल्ट्री जितनी भी इंडिया में है उसका 0.16% हिमाचल प्रदेश में है। तो ये हमारे पास सेंसस 2019 का एक डेटा है। अगर हम देखें इंडिया में, इंडिया इज़ द 20th स्टेट विद कैटल पॉपुलेशन एंड 27th स्टेट विद पोल्ट्री पॉपुलेशन। ठीक है जी। टोटल लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन की बात करें तो स्टेट में टोटल लाइफ स्टॉक हमारे पास 44.13 लाख है, जबकि पोल्ट्री की बात करें तो हमारे पास 13.42 लाख है। नाउ कैटल का जो शेयर है टोटल लाइफ स्टॉक में वो सबसे ज़्यादा है, 18.28 लाख हमारे पास सिर्फ कैटल है। उसके बाद हमारे पास गोट है, शीप है एंड बुफेलो है। नाउ प्राइमरीली अगर आप इस सेक्टर में देखो तो सबसे ज़्यादा हिमाचल प्रदेश में कैटल को डोमेस्टिकेट किया जाता है, कैटल को ही डोमेस्टिकेट किया जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। नाउ क्रॉस ब्रीड कैटल की पॉपुलेशन, नाउ देखो कैटल में भी हमारे पास जो हमारी नेटिव ब्रीड्स है या फिर क्रॉस ब्रीड है, जैसे जर्सी है, होल्स्टीन है, रेड एन है या फिर रेड सिंधी है, ये हमारे पास अलग अलग प्रकार की क्रॉस ब्रीड कैटल है जिनको हाई यील्डिंग के लिए, हाई मिल्चिंग कैटल है, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के लिए हम लोग इनको घरों में यूज़ करते हैं या फिर लाइफ स्टॉक सेक्टर में हिमाचल प्रदेश में इनको इंट्रोड्यूस किया गया। तो वहीं पर अगर हम टोटल में से बात करें तो सिग्निफिकेंट अमाउंट 58.48% जो टोटल कैटल में से जो प्रपोर्शन है वो सिर्फ किसका है, क्रॉस ब्रीड कैटल का ही प्रपोर्शन है। बिकॉज ये जो क्रॉस ब्रीड कैटल्स होती है इनका जो मिल्च है, इनका जो ईल्ड है वो बहुत ज़्यादा होता है अगर आप कंपेयर करें नेटिव जो हमारी ब्रीड्स हैं उनके तुलना में। तो ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। नाउ इनमें जो है 2012 और 2019 के सेंसस के बीच में 8.64% की इसमें हमने एक ग्रोथ को विटनेस किया है। नाउ नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देखते हैं, मिल्क प्रोडक्शन एंड पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क। पर कैपिटा, प्रति व्यक्ति कितना दूध अवेलेबल है पर डे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है अगर हम बात करें जो नॉरिशमेंट या फिर न्यूट्रिएंट का जो हमारे पास सिस्टम है हिमाचल प्रदेश में उसको मेजर करने के लिए। बिकॉज अगेन आप सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में या फिर इंडिया में है मेजॉरिटी ऑफ द पीपल्स आर लेक्टो वेजिटेरियन। तो हमारी हर डाइट में सबसे ज़्यादा मिल्क या फिर मिल्क से बने हुए कुछ प्रोडक्ट्स हैं उनको इंक्लूड किया जाता है। सो हमारे यहाँ पर अगर हम न्यूट्रिएंट वैल्यू के पैरामीटर को मेजर करें तो उसमें मिल्क या फिर पर कैपिटा मिल्क की अवेलेबिलिटी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगेन मिल्क में बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, आयरन की मात्रा उसमें बहुत ज़्यादा है, प्रोटीन की मात्रा उसमें बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए हर प्रकार के जो माइक्रो न्यूट्रिएंट या जो हमें या फिर मैक्रो न्यूट्रिएंट जो हमें चाहिए होते हैं, बॉडी के लिए चाहिए होते हैं, तो उसमें मिल्क में वो सभी प्रकार के पाए जाते हैं। इसलिए अगर हम न्यूट्रिएंट वैल्यू की बात करें उसमें एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर हमारे पास है पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क। नाउ अगेन हम देखें तो हमारे पास मिल्क का प्रोडक्शन बहुत बड़ा है 2024-25 में और 2022-12-13 के बीच में। तो यहाँ पर लगभग इन 10 साल के अंतराल में मिल्क के प्रोडक्शन में बहुत बड़ी जो है बढ़ावत ग्रोथ हमें देखने को मिली है, जहाँ पर 12-13 में 11.39 लाख टन के आसपास मिल्क का प्रोड्यूस हो रहा था, वहीं पर 24-25 में 17.50 लाख टन के आसपास मिल्क का प्रोडक्शन हिमाचल प्रदेश में हुआ है, जो एक सिग्निफिकेंट नंबर है। नाउ हम इसी पीरियड में जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है वो 3.6% है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। 3.4% की जो पॉजिटिव ग्रोथ हमें यहाँ पर इस मिल्क के प्रोडक्शन में देखने को मिल रही है। नाउ काउ मिल्क कॉन्स्टिट्यूट, अब देखो टोटल मिल्क में से भी सबसे ज़्यादा हमारे पास काउ का मिल्क है। 71% जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो काउ का ही है। उसके बाद अगर हम बात करें बुफलो की मिल्क की तो 26% बुफलो की मिल्क है। अगेन गोट का जो मिल्क है वो 3.0% है। नाउ देखो जो हमारे पास ट्रांस ह्यूमन्स प्रैक्टिस करते हैं, जो हमारे पास जो है पास्चर लैंड्स की तरफ जो माइग्रेट करते हैं, जैसे हमारे पास गद्दीज है, हमारे पास बकरवाल्स है, कैनोराज है, ये जो लोग हैं ये लोग जो है अपनी ट्रांस ह्यूमन्स के दौरान अपनी यात्रा के दौरान बेसिकली गोट को भी मिल्क करते हैं। तो अगेन गोट का मिल्क भी काफ़ी सिग्निफिकेंट है। बट अगर हम नॉर्मली बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ द मिल्क प्रोड्यूस इन हिमाचल प्रदेश कम्स फ्रॉम दी काउ मिल्क, है ना। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। बात करें पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क
मिल्क की प्रति व्यक्ति दूध की अवेलेबिलिटी की पर डे, तो हिमाचल प्रदेश में बहुत सिग्निफिकेंट है। 2024-25 में 698 ग्राम पर डे हमने जो है प्रति व्यक्ति के पास मिल्क की अवेलेबिलिटी हुई है, 698 ग्राम पर डे। तो ये एक सिग्निफिकेंट बहुत अच्छा ये नंबर है। बेसिकली अगर हम बात करें किसकी तुलना में, 2012-13 में ये सिर्फ और सिर्फ 455 ग्राम के आसपास ही था। अगर हम नेशनल लेवल की बात करें तो नेशनल एवरेज से भी हम बहुत ज़्यादा ऊपर है। तो नेशनल एवरेज पर 427 ग्राम पर डे प्रति व्यक्ति मिल्क की अवेलेबिलिटी हो पाती है प्रेजेंटली। तो यहाँ पर अगर हम हिमाचल में देखें तो हिमाचल में ये जो अमाउंट है ये सिग्निफिकेंट अमाउंट है। अगेन अगर आप देखें तो इसका जो कॉन्सिक्वेंस है, इसका जो पॉजिटिव रेपरकशंस है वो हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, वह हमें चाइल्ड की जो मोर्टेलिटी रेट है, या फिर हमें जो है मदर्स की मोर्टेलिटी रेट है, या फिर अगर हम देखें चाइल्ड में मेल नरिशमेंट कितना है, स्टंटिंग कितना है, वेस्टिंग कितना है, इन सभी पैरामीटर्स पर हमें ये जो अमाउंट है, ये जो प्रपोर्शन है मिल्क का, जो अवेलेबिलिटी का जो ये रेट है, ये एक ग्रेट बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। तो ये आपने ध्यान रखना है। इसी के बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो मिल्क के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट लाइव स्टॉक सेक्टर की बात करें तो मीट, और जो हमारे पास है सेकंड वन इज पोल्ट्री। अगेन मीट ऑन पोल्ट्री, मीट को हम स्पेसिफिकली गोट एंड शिप, और पोल्ट्री हमारे पास पोल्ट्री सेक्टर से आता है। तो इसमें अगर हम बात करें तो हमारे पास एग के प्रोडक्शन में एक कमी देखने को मिली है। तो याद रखना है एक्सेप्शन, सभी में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, बट एग के प्रोडक्शन में एक कमी हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर ये डेटा आपसे पूछा जा सकता है। जैसे 2011-12 में अगर आप देखें तो 2011 और 12 में आपके पास जो एग का प्रोडक्शन था वो था 10.50 लाख, और प्रेजेंटली 2024-25 में अगर हम बात करें इसमें कमी देखने को मिल रही है 9.60 लाख के आसपास। तो यहाँ पर हमें इस एग के प्रोडक्शन में इन दोनों पीरियड ऑफ टाइम में हमारे पास एक कमी देखने को मिल रही है। नाउ देयर हैज बीन इंक्रीज इन द मीट प्रोडक्शन, जबकि मीट के प्रोडक्शन में हमें एक इंक्रीज देखने को मिल रहा है सेम पीरियड में। तो यहाँ पर 39.66 थाउजेंड टन से बढ़कर 55.50 थाउजेंड टन तक जो है मीट का प्रोडक्शन हुआ है। नाउ ग्रोथ के पैरामीटर की बात करें तो यहाँ पर अगेन हमारे पास एक रिपीटिशन है। पहले हमारे पास लाइव स्टॉक सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन में, पूरे स्टेट के वैल्यू एडिशन में, वो 1.36% है, जबकि सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर के ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन की बात करें तो 9.24% है। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमने पहले भी की है। नाउ ग्रॉस वैल्यू आउटपुट की बात करें कि इस सेक्टर ने कितना वैल्यू को प्रोड्यूस किया है, उसकी बात करें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसमें वृद्धि हुई है। 2018-19 में 5496 करोड़ का प्रोडक्शन किया था, वहीं पर ये बढ़कर 2024-25 के जो एडवांस एस्टिमेट्स हमें बता रहे हैं वहां पर ये जो वैल्यू है वो 7326 करोड़ के आसपास पहुंची है, जो एक सिग्निफिकेंट अमाउंट है। अगेन ये जो डेटा है ये करंट प्राइस का डेटा है, जहां पर हमने इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं किया है। नाउ लाइव स्टॉक सेक्टर ने एक अच्छी ग्रोथ जो है 2024-25 में विटनेस की है, दैट इज 5.2%। तो ये सिग्निफिकेंट ग्रोथ है जी, 5.2%। और अगर हम कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट की बात करें तो वो भी 5.7% की रही है, जबकि क्रॉप सेक्टर में हमारे पास जो ग्रोथ थी वो नेगेटिव 2.4% थी। तो यहाँ पर लाइव स्टॉक सेक्टर के इंपॉर्टेंस को आप एम्फसाइज कर सकते हैं, बिकॉज ये अगर आप इसको अगर इसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ यूज़ किया जाए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इसमें प्रैक्टिस किया जाए, अप्लाई किया जाए, तो उसकी वजह से इसके यहाँ पर इस सेक्टर की ग्रोथ को मैनीफोल्ड बढ़ाया जा सकता है, एंड इट विल प्रोवाइड ए सेफ एंड सिक्योर इनकम टू द फार्मर। अगर हम लाइव स्टॉक सेक्टर को एक एफिशिएंसी के साथ या फिर प्रोफेशनल जो हमारी प्रैक्टिसेस होती है उसके साथ हम इसको प्रमोट करें। अदरवाइज़ आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पर जो लाइव स्टॉक सेक्टर है, डेयरी है, वो बहुत अनप्रोफेशनल है। हम लोग घर में जो है थोड़ा बहुत कम स्केल पर लाइव स्टॉक को प्रैक्टिस करते हैं, जिसकी वजह से जो ईल्ड है वो तो कम होता ही होता है, साथ में जो प्रोडक्शन है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। अगेन इसी के साथ गवर्नमेंट के इनिशिएटिव की बात आती है, तो गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव लेगी? गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है वो है एनिमल हेल्थ और डिजीज को कंट्रोल करना, शीप ब्रीडिंग, डेवलपमेंट ऑफ वूल करना, फीड एंड फॉडर को डेवलप करना, लाइव स्टॉक सेंसस करना, कैटल डेवलपमेंट करना, पोल्ट्री डेवलपमेंट एंड वेटरनरी की एजुकेशन। नाउ अगर हम बात करें एनिमल हेल्थ और डिजीज कंट्रोल के लिए, तो हिमाचल प्रदेश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा है। हमारे पास जो है एक स्टेट लेवल का वेटरनरी हॉस्पिटल है जो शिमला में लोकेटेड है, 2 जोनल हॉस्पिटल है, 10 पॉलीक्लिनिक है, 60 सब डिविजनल वेटरनरी हॉस्पिटल है जो हिमाचल प्रदेश में अभी फंक्शन
फंक्शन कर रहे हैं। यहीं पर गवर्नमेंट शीप ब्रीडिंग की बात करें तो हमारे पास गवर्नमेंट के अंडर कुछ शीप ब्रीडिंग फार्म्स हैं जो प्रेजेंटली ज्यूरी शिमला में, करछम किन्नौर में और हमीरपुर के ताल में, और एक वन रैम सेंटर भी चल रहा है जो कहाँ पर है, नगवाई, मंडी नगवाई में लोकेटेड है ना। देखो इस एरिया से एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है प्रीलिम में, तो आप इसको ज़रूर फोकस करें। बहुत सिंपल इन्फॉर्मेशन है, कभी कभी स्किप हो जाती है तो बट एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर पूछा जाता है ना। देखो यहाँ पर निरंतर जो हमारे पास बेसिकली अगर हम बात करें जो शेफर्ड्स है, जो चरवाए हैं, जो नोमेटिक हर्डर्स हैं या फिर जिनको हम ट्रांसह्यूमन्स जो कर रहे हैं, उन लोगों की बात करें तो उनमें लगातार हॉगिट्स की जो डिमांड्स है वो लगातार बढ़ी रही है। अगेन हॉगिट्स के साथ साथ उनमें जो डिमांड है वो रशियन मैरिनो और अमेरिकन रेम्बुलेट की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। हॉगिट्स है ये कुछ इस तरह का शीप है जिसको सिर्फ और सिर्फ मीट को प्रोड्यूस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बढ़ाया जाता है या फिर मल्टीप्लाई किया जाता है, तो इनका डिमांड हमारे जो शेफर्ड्स है उनमें बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसी कारण गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो प्योर ब्रीडिंग को प्रैक्टिस करेगी और अपने 9 शीप एंड वूल एक्सटेंशन सेंटर में जो है प्योर ब्रीडिंग को करके इन शेफर्ड्स को ये प्योर हॉकेट्स के साथ साथ जो रशियन मैरिनो और अमेरिकन रेबुलेट है शीप की वेराइटीज इनको प्रोवाइड करेगी। ये आपने ध्यान रखना है। तो वूल प्रोडक्शन की बात करें, शीप सेक्टर से हमारे पास वूल का प्रोडक्शन आता है तो वो 1500 टन है। 1500 टन होने की संभावना है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में। नाउ अंगोरा रैबिट फार्म, अंगोरा एक रैबिट का वैरायटी है, उसका एक फार्म हमारे पास कांगड़ा के कंदवाड़ी में लोकेटेड है और मंडी के नगवई में लोकेटेड है। अगेन ये भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वूल है, वूल के लिए इसको भी रियर किया जाता है। नाउ एक हमारे पास जो हमारी स्पीति में एक इंडिजिनस ब्रीड है हॉर्स की और याक की, उसको प्रिजर्व एंड कंजर्व करने के लिए हमने एक हॉर्स ब्रीडिंग फार्म के साथ साथ याक ब्रीडिंग फार्म खोला है, वो है लरी लाहौल स्पीति में। तो हमारे पास हिमाचल प्रदेश में एक ही सिंगल हॉर्स एंड याक ब्रीडिंग फार्म है जो कि लाहौल एंड स्पीति के लरी में लोकेटेड है। तो ये आपने ध्यान रखना है, यहाँ से भी आपके पास एक क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ वेलफेयर की बात करें, वेलफेयर स्कीम्स की बात करें। अगेन वेलफेयर किसका वेलफेयर हो सकता है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, हमें जो है बीमारियों को कम करना है, हमें जो है फार्मर को एनिमल हस्बेंड्री को इस्टेब्लिश करने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है या फिर जो भी इक्विपमेंट है उनको प्रोवाइड करना है ताकि जो फार्मर है वो अपनी इनकम के सोर्सेज को डाइवर्सिफाई कर पाए और उसकी जो इनकम है वो लगातार बढ़ पाए। इसी के तहत गवर्नमेंट के द्वारा, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, डिफरेंट टाइप पर डिफरेंट टाइप के सपोर्टिंग जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको अनाउंस किया जाता है। नाउ यहाँ पर देखो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, स्कीम फॉर जनरल बीपीएल फार्मर्स। तो यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी के बीपीएल फार्मर्स है उनके लिए एक स्कीम है। अगर कोई फार्मर के पास अगर किसी भी प्रकार का इंडिजिनियस या फिर क्रॉस ब्रीड क्राउ है तो उस फार्मर के लिए गवर्नमेंट के द्वारा 50% की सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी। किस पर? अगर उसका जो कैटल है वो प्रेग्नेंट है और उस प्रेग्नेंट कैटल के जो लेटर 3 मंथ है प्रेगनेंसी में, उसमें जो भी वो फीड या फिर फॉडर को प्रोक्योर करेगा उसमें गवर्नमेंट के द्वारा 3 किलोग्राम प्रतिदिन के हिसाब से सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी। सॉरी, हाँ 50% की सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी। तो यहाँ पर 3 किलोग्राम प्रति डे जो फीड वो खरीदेगा उस पर 50% का सब्सिडी गवर्नमेंट के द्वारा फार्मर को प्रोवाइड की जाएगी, या फिर जो भी हमारे पास हर्डर है जो हमारे पास एनिमल हस्बेंड्री को प्रैक्टिस कर रहा है उसको दी जाएगी। अगेन इसमें जो क्राइटेरिया रखा गया है वो है बीपीएल की जनरल कैटेगरी के लिए। पर्पस क्या है? मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाना, इंटर काल्विंग पीरियड को रिड्यूस करना, हेल्थ ऑफ द प्रेग्नेंट काऊ को इंप्रूव करना। ठीक है जी। तो इल्ड को बढ़ाने के लिए बेसिकली हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि फार्मर को सपोर्ट किया जाए। उसी के तहत जो प्रेग्नेंट कैटल है उसको 3 किलोग्राम प्रति डे पर 50% की सब्सिडी गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस की गई है इस स्कीम के तहत। उत्तम पशु पुरस्कार योजना में अगर हम देखें तो यहाँ पर 1.5 करोड़ या फिर 150 लाख तक का ये एक स्कीम है फार्मर्स के लिए, जिसको 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में अनाउंस किया गया है। यहाँ पर बेसिकली उन फार्मर को हम यहाँ पर अवार्ड प्रोवाइड करेंगे, रिवार्ड देंगे जो 15 लीटर प्रति डे के हिसाब से मिल्क को प्रोड्यूस करता है और अगर उनके पास एक मिल्च कैटल है या फिर बफेलो है। तो यहाँ पर जो प्लान है दैट इज अबाउट प्रोवाइडिंग या फिर रिवार्डिंग द फार्मर विद 1000 रुपीज़ का जो रिवार्ड मनी है वो उसको प्रोवाइड किया जाएगा प्रति एनिमल या फिर प्रति कैटल। ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, उत्तम पशु पुरस्कार योजना, और ये 2000 फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के पीरियड के लिए इंप्लीमेंट की जा रही है।
बैकयार्ड पोल्ट्री प्रोजेक्ट। नाउ ये बैकयार्ड क्या होता है? देखो, अगर आप दूसरी कंट्रीज़ में जाओ, डेवलप्ड कंट्रीज़ में जाओ, वहाँ पर जो फार्मिंग होती है वो बहुत एक्सटेंसिव स्केल पर होती है। वहाँ पर बहुत मैकेनाइज्ड जो हमारे पास जो मॉडर्न टेक्निक्स है उनका यूज़ किया जाता है। कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है। जो फार्मर है, जो प्रैक्टिशनर है, वो बहुत ज़्यादा कैपेबल है। बट इंडिया में या फिर हिमाचल प्रदेश में ऐसी स्थिति नहीं है। हिमाचल प्रदेश में हम पोल्ट्री को या फिर अदर जो हमारा लाइवस्टॉक सेक्टर है उसको स्मॉल सेक्टर पर हम प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ पर पोल्ट्री को जो हम घरों के अंदर, घरों के आसपास अपने खेत में जो स्मॉल स्केल का पोल्ट्री को हम प्रैक्टिस करते हैं उसको हम बोलते हैं बैकयार्ड पोल्ट्री प्रोजेक्ट। तो इस तरह के बैकयार्ड पोल्ट्री प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट के द्वारा लो इनपुट टेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस किए गए 3 वीक ओल्ड जो चिक्स है उनको प्रोवाइड किया जाएगा। सो 10 to 100 नंबर्स, 10 से 100 तक के ऑफ चिक्स ऑफ 3 वीक ओल्ड लो इनपुट टेक्नोलॉजी बर्ड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पोल्ट्री ब्रीडर ऑन कॉस्ट प्राइस पर। मतलब जितना उसको ब्रीड करने का कॉस्ट आएगा उसी कॉस्ट प्राइस पर उसको जो है ब्रीडर्स फार्मर को प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है जी। ना इसका उद्देश्य क्या है? ताकि फार्मर को या फिर जो भी प्रैक्टिशनर है उसको सपोर्ट किया जाए, उसकी जो इनकम है वो थोड़ी सी ऊपर की तरफ जा पाए। तो हिम कुक्कड़ योजना एक हमारे पास इंपॉर्टेंट योजना है जो 2017-18 में गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है। इस योजना के तहत भी हमारे पास प्रेजेंटली 97 पोल्ट्री यूनिट्स जो है उसको स्टेट में इस्टेब्लिश किया गया है। नाउ बेनिफिशरीज को यहाँ पर जो है कुछ दिन ओल्डर ब्रॉयलर चिक्स के साथ साथ जो फीडर्स और ड्रिंकर्स है, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनपुट्स है, इनको गवर्नमेंट के द्वारा बेनिफिशरी को प्रोवाइड किया जाएगा। और इसी के साथ बेनिफिशरी के लिए जितनी भी उसकी कॉस्ट होगी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगी, चाहे वो शेड बना रहा है, फीडर्स बना रहा है, ड्रिंकर्स ला रहा है, इनके लिए उसको पर जितना भी कॉस्ट आएगा उस कॉस्ट का 60% गवर्नमेंट के द्वारा बियर किया जाएगा। ठीक है जी। तो ये सब्सिडी है, ये सब्सिडी स्कीम है गवर्नमेंट के द्वारा जो बेसिकली अनाउंस की गई है, हिम कुक्कड़ योजना, ये आपने ध्यान रखनी है। और इस योजना को 2017-18 में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट स्कीम नेशनल लेवल की भी है, इसको हम राष्ट्रीय गोकुल योजना राष्ट्रीय गोकुल मिशन कहते हैं। तो दिस मिशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय गोकुल मिशन। नाउ इस मिशन के तहत बेसिकली मिल्क की जो इल्ड है, मिल्क की जो प्रोडक्टिविटी है, इसको बढ़ाने की बात की जा रही है और बोवाइंस की जो प्रोडक्टिविटी है उसको इन्हांस किया जाएगा। उसके लिए नेशन वाइड आर्टिफिशियल जो हमारे पास इंसेमिनेशन सेंटर्स है, एक स्कीम है नेशनल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन स्कीम। इसके तहत जो हमारे पास फार्मर्स है उसके डोर स्टेप पर हम जो है सारी की सारी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से रिलेटेड जो उम्दा तकनीक है, जो फैसिलिटीज़ है, उसको उसके डोर स्टेप पर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। और ये स्कीम जो है सभी प्रकार के ब्रीडेबल कैटल और बुफेलो के लिए अवेलेबल है। हिमाचल प्रदेश की हर डिस्ट्रिक्ट में इस स्कीम को 2021-22 से 25-26 के बीच में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। नाउ अगेन अगर हम बात करें प्रोजनी टेस्टिंग प्रोग्राम इन डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के 800 रेवेन्यू विलेजेस में 115 डिपार्टमेंटल वेटरनरी इंस्टीट्यूशन के द्वारा इस स्कीम को, प्रोजनी टेस्टिंग स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो अगेन ये जो स्कीम है ये सिर्फ और सिर्फ कांगड़ा के लिए ही हमारे पास स्कीम है। और इस स्कीम में गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने जो है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के तहत जो है 616 लाख की जो राशि है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से रिसीव किया है। ठीक है जी, ये आपने ध्यान रखना है। तो अगेन ये जो दोनों प्रोग्राम्स है, ये यहाँ पर जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से रिलेटेड ये जो क्रियाएं हैं, ये जो स्कीम्स है, ये उसके तहत जो ये स्कीम की बात की जा रही है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात आपने ध्यान रखनी है कि स्ट्रेंथनिंग ऑफ इस स्कीम का उद्देश्य है जो एग्जिस्टिंग सीमन स्टेशन हमारे पास है, उस एग्जिस्टिंग सीमन स्टेशन को हमने स्ट्रेंथन करना है। और ये सीमन स्टेशन हमारे पास पालमपुर में लोकेटेड है, ये आपने ध्यान रखना है। दिस इज द सीमन स्टेशन इन पालमपुर। ठीक है जी, ये आपने ध्यान रखना है कि कभी क्वेश्चन आ जाता है प्रीलिम में कि जो हमारा हिमाचल प्रदेश का सीमन स्टेशन है वो कहाँ पर लोकेटेड है, दैट इज लोकेटेड इन पालमपुर। ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट चलते हैं, प्रोविजन ऑफ सब्सिडाइज्ड रेम टू शीप ब्रीडर्स ऑफ ऑल कैटेगरीज। नाउ अगेन हमारे पास हम बात करें तो अंडर दिस प्रोग्राम 60% तक की जो कॉस्ट है वो हिमाचल प्रदेश के द्वारा गवर्नमेंट के द्वारा बियर की जाएगी टू एस्टैब्लिश द ब्रीडिंग फार्म।
ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? अंडर दिस स्कीम 60% ऑफ द कॉस्ट ऑफ ब्रीडिंग रैम इज सब्सिडाइज्ड फॉर ऑल हिमाचल शीप प्रोड्यूसर। तो यहाँ पर जो भी शीप प्रोड्यूसर है उनके द्वारा जो शीप का ब्रीडिंग का जो कॉस्ट है, रैम्बुलेंट का जो कॉस्ट है, उसका 60% गवर्नमेंट बियर करेगी, बट विद एटलीस्ट 50 शीप, कम से कम जो है 50 शीप तो होनी चाहिए। तब ऑब्जेक्टिव क्या है? जेनेटिक इंप्रूवमेंट करना है इंडिजिनियस शीप ब्रीड्स का, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मीट एंड वूल को इन्हांस करना है, रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इनब्रीडिंग एंड माइग्रेटरी शीप फ्लॉक एमंग द माइग्रेटरी शीप फ्लॉक। जो भी माइग्रेटरी शीप है, जो हर्ड्स है, जो मूव करते हैं, उन सब शीप में एक प्रॉब्लम आ रही है, दैट इज़ द इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का होता है सेम जेनेटिक जो आपका एक पूल है, उसके जो स्पीशीज़ है आपस में ही इनब्रीड करते हैं, आपस में ही रिप्रोड्यूस करते हैं, उसकी वजह से उनकी जो प्रोजनी है उसमें एक डिस्टॉर्शन हमें देखने को मिलती है, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम, डिजीज़ की प्रॉब्लम उनमें बढ़ जाती है। इसको इनब्रीडिंग डिप्रेशन भी बोला जाता है। तो यहाँ पर इस स्कीम के तहत इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की बात की गई है। ठीक है जी। सो अगेन इस तरह की इन्फॉर्मेशन में आपके पास कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऐसी भी नहीं है जो आपसे एग्जाम में प्रोबेबली पूछी जा सके। ठीक है। कृषि बकरी पालन योजना में भी गवर्नमेंट के द्वारा गोट फार्मर के लिए 60% की सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है। अगेन दिस इज द रेशो। 11 गोट अगर प्रोवाइड की जाएगी सब्सिडी पर, उसमें 10 फीमेल 1 मेल, 5 पर 4 मेल एंड फीमेल, दिस इज द रेशो। और साथ ही साथ इंश्योरेंस भी प्रोवाइड की जाएगी गोट्स थ्रू आउट द लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। अगेन इस तरह की इंफॉर्मेशन में बहुत ज़्यादा फोकस आपको नहीं करना है। अगेन असिस्टेंस टू, हाँ यहाँ पर ये ज़रूर देखो कि कृषक बकरी पालन योजना के तहत 60% की सब्सिडी गवर्नमेंट के द्वारा जो भी आपका गोट को जो ब्रीड करने वाला जो फार्मर है उसको प्रोवाइड की जाएगी। असिस्टेंट टू स्टेट फॉर कंट्रोल ऑफ एनिमल डिजीजेस, तो 90% सेंट्रल शेयर, 10% स्टेट शेयर, इसमें फ्री इम्यूनाइजेशन किया जाएगा बहुत सारे जो इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं उनके लिए। इंटीग्रेटेड सैंपल सर्वे फॉर एस्टिमेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मेजर लाइमस्टॉक प्रोड्यूस। नाउ अगेन अगर हम देखें हिमाचल प्रदेश में ये वाला जो इन्फॉर्मेशन है, दिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, कि हिमाचल प्रदेश में जो भी हमारे पास मिल्क है, मिल्क से रिलेटेड जो प्रोड्यूस है, उसको मार्केट करने का, उसको प्रोसेस करने का, उससे इनकम को जनरेट करने की जिम्मेवारी किस संस्था की है? तो इसके लिए हमने हिमाचल प्रदेश में एक इम्पॉर्टेंट फेडरेशन बनाया है और उस फेडरेशन को बोलते हैं हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेशन मिल्क प्रोड्यूसर फेडरेशन लिमिटेड। ठीक है जी। सो दिस फेडरेशन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। नाउ बात करें इस फेडरेशन की, तो इस फेडरेशन में अभी प्रेजेंटली हमने एचपी मिल्क फेड के नाम से इसको जाना जाता है, 1148 मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी को हमने ऑलरेडी इसके तहत इस्टेब्लिश कर दिया है। 1148 मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी, मतलब बहुत सारे फार्मर है, मिल्क प्रोड्यूसर है, वो इकट्ठे आते हैं और एक सोसाइटी बनाते हैं। इससे जो भी वो प्रोड्यूस करेंगे वो बल्क प्रोड्यूस होगा, और बल्क प्रोड्यूस पर जब भी कुछ प्रोड्यूस किया जाता है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस होता है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर रिड्यूस होगा तो जो प्रैक्टिस है वो प्रॉफिटेबल कंसीडर की जाएगी। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत हम जो है हिमाचल प्रदेश में डेयरी या फिर इससे रिलेटेड सेक्टर को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं। तो एचपी मिल्क फेड ने भी यहाँ पर 1148 मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाया है, जिसमें अभी तक 47,905 फार्मर ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। एचपी मिल्क फेड हैज़ कलेक्टेड, ये इसकी कैपेसिटी की बात हो रही है, 2023-24 में 406 लाख टन लीटर 406 लाख लीटर के आसपास मिल्क को कलेक्ट किया है, एंड नवंबर 2024 तक 375 लाख लीटर तक की जो है कलेक्शन की बात की गई है। तो अगर हम बात करें एचपी मिल्क फेड हैज सेट ए टारगेट, जो हमारा टारगेट है इन द ईयर फॉर द ईयर 25-26 के लिए, दैट इज टू कलेक्ट 5 लाख लीटर ऑफ मिल्क। इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर सिंपली कैपेसिटी की बात हो रही है, अगेन नॉट सो इम्पॉर्टेंट। हिमाचल प्रदेश मिल्क फेडरेशन करंटली ऑपरेट 10 मिल्क प्लांट विद अ टोटल कैपेसिटी 1,80,000 लीटर्स पर डे। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश जो हमारे पास मिल्क फेडरेशन है, मिल्क फेड है, वो प्रेजेंटली अपने 10 मिल्क प्लांट में 1,80,000 लीटर पर डे जो हमारे पास उसकी जो कैपेसिटी है, ये इसकी कैपेसिटी है, उसको प्रोसेस करने की कैपेसिटी है।
नाउ यहीं पर अगर हम बात करें मंडी एंड दत्तनगर मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट 50,000 लीटर पर डे ईच, प्रतिदिन 50,000 लीटर दूध प्रोसेस करने की, प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी इन दोनों प्लांट्स की है, मंडी और दत्तनगर में। कांगड़ा प्लांट की कैपेसिटी कम है, 20,000 लीटर्स पर डे। प्लांट इन नाहन, चंबा, लाल सिंगी, जलेरा उन्ना में है, नालागढ़, जंगल बैरी हमीरपुर में है, रिकांगपियो किन्नौर में है, मोहाल कुल्लू में, रोडू में। इन सब की जो कैपेसिटी है वो है 5,000 लीटर प्रतिदिन। तो यहाँ पर जो मिल्क को कलेक्ट करने के बाद उसको प्रोसेस करने की कैपेसिटी की बात की रही है, कितना की जा रही है कि कितना मिल्क को प्रोसेस या फिर पैक किया जाता है। मिल्क पाउडर प्लांट हमारे पास एक 5 मीट्रिक टन प्रतिदिन के हिसाब से मिल्क के पाउडर को बनाने की जो हमारे पास एक यूनिट है वो दत्तनगर डिस्ट्रिक्ट शिमला में लोकेटेड है। एनिमल फीड प्लांट भी हमारे पास है, 16 मीट्रिक टन प्रति डे के हिसाब से फीड को प्रोड्यूस करने के लिए जो हमारे पास एक प्लांट है वो है भोर डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में। तो ये आपने ध्यान रखना है कि एनिमल हस्बेंड्री में सिर्फ लाइफ स्टॉक को रियर एंड शेयर नहीं किया जाता है। एनिमल हस्बेंड्री में हमारे पास और भी आस्पेक्ट है, जैसे अगर हम फीड एंड फॉडर को ग्रो कर रहे हैं, अब वो एग्रीकल्चर सेक्टर लगता है बट इट इज़ मोर रिलेटेड टू द एनिमल हस्बेंड्री। अगर हम खेतों में कोई फॉडर को ग्रो कर रहे हैं, ग्रासेस को ग्रो कर रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द एनिमल हस्बेंड्री, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है जी। तो हमारे पास एनिमल फीड प्लांट है यहाँ पर भोर डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में, ये लोकेटेड है और इसकी कैपेसिटी 16 मैट्रिक टन प्रति डे के हिसाब से। नाउ इनिशिएटिव्स की बात करें, इन मिल्क फेड क्या क्या इनिशिएटिव्स ले रहा है, तो यहाँ पर हम बात करें तो एचपी मिल्क फेड इज मार्केटिंग, मिल्क प्रोडक्ट को मार्केट कर रहा है। और हमारे पास जो ब्रांड यहाँ पर है मिल्क फेड का वो है हिम ब्रांड। तो हिम ब्रांड के तहत हमारे पास घी, बटर, पनीर, कर्ड, फ्लेवर्ड मिल्क, हिम स्किम मिल्क पाउडर, होल मिल्क पाउडर, स्वीट्स इन बेकरी, ये सारे के सारे प्रोड्यूस हिम ब्रांड के तहत मार्केट में अवेलेबल है। मिल्क फेड के द्वारा ये मार्केट किए जाते हैं। नाउ एचपी मिल्क फेड ने रिसेंटली 2024-25 के दौर में बेसिकली फाइनेंशियल ईयर में 500 फार्मर्स को क्लीन मिल्क प्रोडक्शन करने की ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की है। नाउ हमारे पास 120 ऑटोमेटेड मिल्क कलेक्शन यूनिट है, 32 डिजिटल मिल्क कलेक्टिंग यूनिट्स हैं जो कि मंडी, कुल्लू और शिमला डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। नाउ 19 मिल्क कलेक्शन यूनिट ऑफ वेरियस कैपेसिटीज़, ये भी शिमला, मंडी, कुल्लू, सिरमौर एंड कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। तो ठीक है, दीज आर सिंपली द कलेक्शन यूनिट्स, ठीक है, जहाँ पर फार्मर से रोज़ सुबह जो इनकी मिल्क फेड की वेन्स जाएगी और फार्मर से मिल्क को कलेक्ट करने की कर लाएगी। तो ऐसे मिल्क कलेक्टिंग यूनिट हमारे पास इस प्रकार से है, ठीक है जी, ये आपने ध्यान रखना। नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द कलेक्टिंग यूनिट एंड द प्रोसेसिंग यूनिट्स, ठीक है। प्रोसेसिंग यूनिट्स वो है जहाँ पर मिल्क को, कलेक्टेड मिल्क को प्रोसेस किया जाता है, उससे डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जो ये प्रोडक्ट है, और इन्हीं प्रोडक्ट को हिम ब्रांड के थ्रू मार्केट किया जाता है। क्लियर है जी। नाउ ये आपने समझना है। इसी के बाद नया एक प्रोसेसिंग प्लांट जो हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है दत्तनगर में, 50,000 लीटर प्रति डे के हिसाब से ये जो है मिल्क को प्रोसेस करेगा। मिल्क फेड हैज़ इंक्रीज, जो हमारे पास कलेक्शन जो प्राइसेस है, फार्मर को जो प्रोक्योरमेंट प्राइसेस है वो जो दिए जाएंगे वो 45 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से दिए जाएंगे, जबकि बुफेलो के मिल्क के 55 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से दिए जाएंगे। तो फैट कंटेंट के आधार पर बेसिकली काउ मिल्क को 45 मैक्सिमम 45 रुपीज़ प्रति लीटर के हिसाब से और बुफेलो मिल्क को मैक्सिमम 55 रुपीज़ प्रति लीटर के हिसाब से मिल्क फेड के द्वारा फार्मर से प्रोक्योर किया जाएगा। सो दिस इज द परचेज रेट। रिसेंटली इसको रिवाइज किया है। तो हिमाचल प्रदेश में जो मिल्क फेड है, मिल्क फेडरेशन है, तो इसने हिम गंगा स्कीम को लॉन्च किया है हमीरपुर और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और इसी के तहत अभी तक इन्होंने 264 नई कमेटीज भी बनाई। अगेन दिस तरह की इन्फॉर्मेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट। हाँ, हिम गंगा स्कीम किसने लॉन्च की, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसमें हमारे पास मिल्क फेड हैज स्टार्टेड वर्क ऑन न्यू फुली ऑटोमेटिक एक मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट 1.50 लाख लीटर पर डे की कैपेसिटी का बन रहा है, जो कि धगवार डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में लोकेटेड है और इसको भी हिम गंगा योजना के तहत बनाया जा रहा है। बट जो फंडिंग है वो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट के थ्रू नाबार्ड कर रहा है, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। हिम गंगा स्कीम, दिस इज द हिम गंगा स्कीम। नाउ फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में मिल्क फेड विल इंप्लीमेंट द अप्रूव्ड प्रोजेक्ट अंडर दिस स्कीम। नाउ इसमें आपके पास बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। अगेन इस तरह की इन्फॉर्मेशन को आप खुद ही पढ़ करके कवर कर सकते हैं, ठीक है जी। नाउ यहाँ पर अगर आप देखो तो हमारे पास एक है
हिमाचल प्रदेश का जो मिल्क फेड है, इन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन और ट्रेडमार्क को भी 15 जून 2025 को ऑलरेडी रजिस्टर कर दिया है। HP मिल्क फेड हैज़ सप्लाइड। अब देखो, जो आंगनवाड़ी के थ्रू जो हमारे पास जो अलग अलग प्रकार के जो प्रोग्राम्स है, न्यूट्रिशस प्रोग्राम है, उनके लिए चाइल्ड डेवलपमेंट वेलफेयर डिपार्टमेंट के द्वारा जो भी चीज़ें जो बच्चों को या फिर मदर्स की हेल्थ को स्ट्रेंथन करने के लिए जो भी हम चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जो भी आंगनवाड़ी के थ्रू जो भी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, जैसे फोर्टिफाइड पंजीरी है, बेकरी बिस्किट है, फोर्टिफाइड व्हीट सेवियां हैं, या फिर जो होल मिल्क पाउडर है, ये सब जो है HP मिल्क फेड के द्वारा ही सप्लाई किया जाता है। ठीक है जी, ये आपने ध्यान रखना है। इस तरह की हमारे पास इन्फॉर्मेशन है जो आपके जो है प्रीलिम के एग्ज़ाम में ये इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं इससे आपके लिए कुछ एक क्वेश्चंस बन सकते हैं। नाउ यहीं पर अगर हम करें बात, इसके बाद हमारे पास वूल प्रोक्योरमेंट एंड मार्केटिंग फेडरेशन है। एक फेडरेशन 1988 में हमने और बनाया है। ये फेडरेशन किसके लिए? वूल प्रोक्योरमेंट एंड मार्केटिंग फेडरेशन। ये शिप एंड अंगोरा वूल की बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, ये इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? इट इज़ स्पेसिफिकली एंगेज्ड इन एक्विजिशन ऑफ शीप एंड अंगोरा वूल। तो फार्मर के पास जो भी वूल है उस वूल को ये प्रोक्योर करेगा और उसको शेयर करेगा, अलग अलग टेक्नोलॉजी का यूज़ करेगा, मशीनरी का यूज़ करेगा, और बाद में उसको मार्केट करने की जिम्मेवारी भी इस फेडरेशन की है। ठीक है जी। अगेन यहाँ पर जो सपोर्ट आ रहा है वो किससे आ रहा है? एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से ये जो है ये सपोर्ट ले रहे हैं। अब अगेन दिस तरह की इन्फॉर्मेशन भी ठीक है कि ये कब इस्टेब्लिश हुआ, इसका काम क्या है, इतना आपसे पूछा जा सकता है। अंडर हेल्थ केयर पर्टिकुलरली डिपिंग एंड डिवॉर्मिंग शीप एंड गोट विल बी कवर्ड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ चंबा, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, शिमला एंड किन्नौर। अगेन फिशरी एंड एक्वाकल्चर, इंपॉर्टेंट फिशरी सेक्टर है हमारे पास, भी एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है। तो यहाँ पर बात करें हिमाचल प्रदेश फिशरी रूल 2020 फॉर द प्रमोशन ऑफ पिसिकल्चर, रिसेंटली इन रूल्स को लाया गया है। नाउ हमारे पास जो डाउन स्ट्रीम है, जो हमारे पास रिवर है, उनके डाउन स्ट्रीम एरिया में चाहे ब्यास, सतलुज और रावी रिवर की बात करें, यहाँ पर अलग अलग प्रकार की वैल्यूएबल कोल्ड वाटर फिश जो है यहाँ पर पाई जाती है, जिसमें स्किज़ोथोरैक्स की बात की जा रही है, गोल्डन मशीर की, एक्सोटिक ट्राउट की बात की जा रही है। सो दीज आर द फिशेज दैट आर फाउंड इन हिमाचल प्रदेश की रिवर में, डाउन स्ट्रीम एरिया में कोल्ड वाटर की ये हाईली वैल्यूएबल फिशेज हैं। States cold water resource have shown great promise, highlight the successful completion of इंडो-नॉर्वेजियन ट्राउट फार्मिंग प्रोजेक्ट। ना एक हमारे पास एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट अभी रिसेंट जो है प्रोजेक्ट जो है बहुत पहले 60s के दौर से ये चल रहा है, दैट इज़ द इंडो-नॉर्वेजियन ट्राउट फार्मिंग प्रोजेक्ट। ठीक है जी। तो हमारे पास जो फिशेस है, ये जो सिग्निफिकेंट फिश स्पीशीज थ्राइव इन द रिजर्वायर, कहाँ कहाँ पर हमारे पास फिश है? गोविंद सागर में है, पौंग में है, चमेरा में है, रंजीत सागर में है। तो इन सब रिजर्वायर्स में हम जो है एक्वाकल्चर को प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है जी। चलिए, इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं कहीं कहीं पर। ये जो रिलेटेड एस्पेक्ट है, कौन कौन सी फिशेस कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, ये आपने कवर करना है। ठीक है, चल गया। नाउ फिश प्रोडक्शन की बात करें तो हमारे पास 6310 फिशरमैन हैं जो फिशरी से अपनी लाइवलीहुड को गेन कर रहे हैं। अगेन अगर हम फिश प्रोडक्शन की बात करें तो दिसंबर 2024 तक टोटल जो फिश प्रोडक्शन है वो 12,637.12 मीट्रिक टन के आसपास रहा है। नाउ अराउंड 13.56 टन ऑफ ट्राउट वर्थ 138 लाख है बीन सोल्ड फ्रॉम द फार्म्स ड्यूरिंग करंट। दिस इज द वैल्यूएबल डाटा। अगेन डेटा से आपके पास कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, इसलिए आपने इसमें नहीं रहना है। नाउ फिश प्रोडक्शन में मोर देन डबल, ये इंपॉर्टेंट है। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट अगर आप देखो 2012-13 से 23-24 के बीच की, तो वो बहुत ज़्यादा है, 3.3% है। तो फिशिंग सेक्टर बेसिकली काफ़ी प्रोमिसिंग जो है स्कोप रखता है आने वाले टाइम में। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर या फिर जो हमारे क्रॉप सेक्टर है, हॉर्टिकल्चर सेक्टर है, अगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक डाउनफॉल हम विटनेस करें क्लाइमेट चेंज की वजह से, तो फिशिंग सेक्टर एक प्रॉमिसिंग स्कोप प्रोवाइड करता है, प्रोस्पेक्ट प्रोवाइड करता है फार्मर्स के लिए। ठीक है जी। तो यहाँ पर इसकी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट भी बहुत अच्छी है, 3.3% के आसपास है। तो यहाँ पर ये डेटा है, इसको आप देख लीजिए। सो दिस इज़ द फिश प्रोडक्शन इंक्रीज्ड फ्रॉम 8,560
17.89 metric ton in 12-13 to 17,721.64 metric ton in 23-24 और आने वाले टाइम में 18,957.23 टन के आसपास होने की संभावना है। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन है फिशरी सेक्टर का, जिसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। सब सेक्टर फिशरी सब सेक्टर की जो अभी प्रेजेंटली जो ग्रोथ की जो एस्टिमेटेड ग्रोथ है दैट इज 7.7% इन 2024 अगेंस्ट, और इसी सेम पीरियड में पिछले साल जो ग्रोथ रही थी 6.3% की रही है। तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ अगर सब सेक्टर में हम देखें तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ हमारे पास फिशरी सेक्टर की ही है, इसलिए इसको सनराइज सेक्टर की कैटेगरी में भी रखा जाता है। गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारी इनिशिएटिव्स है जी, तो इंश्योरेंस एंड वेलफेयर स्कीम चलाई जा रही है। अगर किसी को डेथ हो जाती है, डिसेबिलिटीज़ हो जाती है, तो उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस का प्रोविजंस भी है, 5 लाख तक का असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा अकॉर्डिंग टू आवर सर्वे। एडिशनली द गवर्नमेंट प्रोवाइड 50% की कंपनसेशन अंडर रिस्क फंड स्कीम टू फिशरमैन, जिसके जो है कुछ गेयर एंड क्राफ्ट अगर किसी के गुम हो जाते हैं तो उस केसेस में उसको 50% तक का सब्सिडी उस केस में उसको प्रोक्योर करने के लिए दिया जाए। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्कीम, नेशनल लेवल की स्कीम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, तो इसको आपने ध्यान रखना है। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर को हमने कवर कर दिया है। इससे रिलेटेड आपके पास जो MCQs है, इंपॉर्टेंट जो पॉसिबल क्वेश्चंस है, वो भी यहाँ पर दिए गए हैं, आप इनको खुद से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, इसके सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। और इसके बाद हमारा जो लास्ट सेक्टर है फॉरेस्ट्री, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जी। थैंक यू वेरी मच।